मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आज एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय को मैं टच कर रहा हूं और वह नेपाल की अस्मिता से जुड़ी हुई विषय है। अस्मिता ही नहीं, संप्रभुता से भी जुड़ी हुई विषय है। यानी कि चोमोलुंगमा बनाम सगरमाथा, चीन की रणनीति और नेपाल की अस्मिता का प्रश्न। अगर हम मानते हैं कि विश्व राजनीति में कूटनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे कि विश्व के देशों से संबंध मजबूत किया जाता है, प्रगाढ़ किया जाता है, लेकिन यही कूटनीति जब स्वार्थ से भरा होता है और यही कूटनीति जब अब किसी देश की संप्रभुता पर, उसके अस्मिता पर आघात पहुंचाने लगता है, तब यह कूटनीति नहीं, एक राजनीतिक दबाव बन जाता है और एक रणनीतिक दबाव दिखने लगता है। ठीक ऐसा ही हुआ कि काठमांडू में कुछ दिन पहले एक आयोजन में चीन ने बहुत बड़ा दावा ठोक दिया। यानी कि उसने जो हम माउंट एवरेस्ट को जानते हैं, माउंट एवरेस्ट और उसका नेपाली और हिंदी नाम सगरमाथा है, उस नाम पर भी वो अपना दावा ठोक दिया कि यह तुम्हारा, ये माउंट एवरेस्ट नहीं, ये हम जो कहते हैं वही नाम है ये। यानी कि चोमोलुंगमा, ये नाम कहकर चीन के से आए हुए जो प्रतिनिधि थे वह नेपाल में एवरेस्ट का नाम ही बदल दिया और चोमोलुंगमा कहकर वह क्या सफाई देना चाह रहे थे। वो भाषाई त्रुटि हो चाहे जो भी हो, लेकिन चोमोलुंगमा उनका चाइनीज नाम है और तिब्बतियन नाम है। आपको जैसे कि बता दें कि 1950 के दशक में ही नेपाल ने माउंट एवरेस्ट का नाम सगरमाथा रखा था और तब से सगरमाथा नाम प्रचलित था नेपाल में। लेकिन ये चीनी शब्दावली और इसका संकेत क्या दिखा रहा है कि ये चोमोलुंगमा आखिर है क्या? तो चोमोलुंगमा का अर्थ होता है, ये तिब्बतियन भाषा में, कि पृथ्वी की देवी, और ये विशुद्ध चीनी शब्द है, तिब्बतियन शब्द है। और इस शब्द को उजागर करके चीन ने खास करके जो तिब्बत में उसका विरोध होता है, तिब्बतियन सब जो चीन को पसंद नहीं करते हैं, उसको खुश करने का एक उपाय ढूंढा है। लेकिन नेपाल में आकर यह कह देना, यह बहुत बड़ी बात है। एक देखा जाए तो यह एक रणनीतिक अपमान है नेपाल के लिए, जो नेपाल के भूमि में आकर इसका नाम बदलकर चोमोलुंगमा कहकर संबोधित किया है। आपको हम बता दें इसमें कि यह क्या संकेत देता है। मैं दो तीन चीज पर प्रश्न करना चाहता हूं कि भू राजनीतिक नियंत्रण की दावेदारी चीन यह दिखा रहा है, वह स्थापित करना चाह रहा है कि एवरेस्ट केवल नेपाल का नहीं बल्कि वह चीन का है। वो बार बार अभी शुरुआत किया है, लेकिन उसका दावा इसी पर है। और दूसरा, सॉफ्ट पावर का आक्रामक उपयोग, भाषा और शब्दावली के माध्यम से चीन धीरे धीरे भौगोलिक और सांस्कृतिक प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है माउंट एवरेस्ट पर।
और नेपाल की कूटनीतिक स्थिति की परीक्षा, वह परीक्षा लेना चाह रहा है। चीन यह देखना चाहता है कि इस अपमान को नेपाल कितना तक बर्दाश्त करता है, उसका परीक्षण कर रहा है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सीधा माउंट एवरेस्ट का कूटनीतिक अपहरण है ये चीन द्वारा। आपको हम बता दें कि नेपाल को इस विषय पर अत्यंत स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाना चाहिए। सांस्कृतिक प्रतीकों का राजनीतिक दोहन रोकने के लिए यह आवश्यक है कि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सगरमाथा का पहचान को और सशक्त रूप से प्रस्तुत करे, जिससे कि चीन अब दोबारा यह नाम उछालने का कोशिश नहीं करे। आइए मैं आपको आज ही हमारे ऑनलाइन में एक समाचार छपी है, शोधपूर्ण समाचार है, जो कि हमारे राजनीतिक संपादक ललित झा ने लिखा है और उसमें बहुत कुछ कहा गया है। मैं उसका कुछ अंश आपके समक्ष रखता हूँ। ललित झा द्वारा लिखे गए कि पिछले 5 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा और अथक प्रयास के बाद नेपाल सरकार 16 से 18 मई को, ये 2025 में ही, एक सगरमाथा संवाद का सफलतापूर्वक संपन्न होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सगरमाथा संवाद का आयोजन किया था। इस आयोजन में दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि, जिसमें भारत, चीन, ब्रिटेन, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब अमीरात, दर्जनों प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। सगरमाथा संवाद नेपाल सरकार द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जिसके माध्यम से नेपाल का उद्देश्य पूरे विश्व को संदेश देना था। इसके भव्य आयोजन के पीछे 2-3 उद्देश्य रखा गया था। एक तो पर्वत राज हिमालय के सर्वोच्च शिखर, जिसे दुनिया माउंट एवरेस्ट के नाम से जानती है, उसको नेपाली नाम सगरमाथा नाम से विश्व परिचित हो। यह आपको बता दें कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की बहुत बड़ी इच्छा थी और उन्होंने विदेश में भी यह इच्छा जाहिर किया था कि हम माउंट एवरेस्ट का नाम सगरमाथा रखें और सगरमाथा के रूप में ही माउंट एवरेस्ट को विश्व में जाना जाए। और उसके लिए वो प्रचार प्रसार भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे। दूसरा था कि सगरमाथा का उद्देश्य कि जलवायु परिवर्तन, जो विश्व में बहुत तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उस पर कुछ न कुछ उपाय निकले इसमें। और इसीलिए जो है सो यह सगरमाथा संवाद का आयोजन किया गया था। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि सगरमाथा संवाद के उद्घाटन सत्र को ही संबोधित करते हुए चीन के नेता सियाओ जी ने नेपाल के उद्देश्य पर पानी फेर दिया। यह ललित झा का रिपोर्ट है। उन्होंने सगरमाथा का नाम चोमोलुंगबा उद्घाटन सत्र में ही कई बार बोल दिए। अब ऐसा नहीं कि वो भूलवश नाम का प्रयोग किए हो। लगभग 20 मिनट के अपने संबोधन में ये चीनी नेता ने 10 बार इस नाम का प्रयोग किया और वहां पर प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, नेपाल के और मंत्री भी बैठे हुए थे और सभी के समक्ष उन्होंने एक बार भी माउंट एवरेस्ट की चर्चा नहीं की। ये देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि सियाओ ने तो स्पष्ट रूप से यह बोल रहे थे जैसा कि मानो कि आज से ही माउंट एवरेस्ट नाम बदल गया
और उनके द्वारा यह प्रदत्त नाम जो है चोमोलुंगमा वह आज से स्थापित हो गया। और यह बात हमारे प्रधानमंत्री जी सुन रहे थे, उनके सामने यह बात कही गई। अब जानकारों के अनुसार चीनिया प्रतिनिधि मंडल द्वारा सगरमाथा को चोमोलुंगमा कहना नेपाल के उद्देश्यों पर सिर्फ न पानी फेरने का प्रयास है, बल्कि सगरमाथा के स्वामित्व पर भी उसने बहुत बड़ा प्रश्न उठा दिया है, और वह भी नेपाल में आकर, हमारे अपने जमीन पर आकर। आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया? कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार चीन ने ऐसा बिल्कुल सोच समझकर एक तय रणनीति के तहत किया है। चीन के इस कदम का उद्देश्य भू राजनीतिक और स्पष्ट रूप से नेपाल समेत संपूर्ण विश्व को यह संकेत दे रहा है कि हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट सगरमाथा नहीं बल्कि चोमोलुंगमा है, जिस पर चीन का आधिपत्य है। यह देखिए, ये हमारे घर में आकर चीनी नेता इस तरह का दादागिरी करके गए हैं। अब भू राजनीतिक जानकारों के अनुसार चीन की यह पुरानी आदत है कि पहले वो आता है, बोलता है, दोस्ती करता है और उसके बाद में वो अपना दबाव छोड़ता है। और दरअसल चीन नामाकरण कूटनीति का सहारा लेकर अपने भू राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है। और आपको बता दें कि 1960 में सीमा समझौता संपन्न होने के बाद दोनों देश शांति एवं मैत्री की राह पर करीब हो रहे थे। नेपाल और शी जिनपिंग के विशेष पहल पर 2017 में नेपाल चीन के बीच हुए एक समझौता, जिसको कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहता है, यह चुपचाप करवा लिया। और ये करने वाले कौन है? तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री और केपी शर्मा ओली और वर्तमान विदेश मंत्री आरजू देवबा राणा, यही दोनों जाकर बेल्ट एंड रोड पर सही करके आए हैं। और वो आज राजनीति से लेकर सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भू राजनीतिक क्षेत्रों तक नेपाल के हर क्षेत्र में चीन अपनी मजबूती उपस्थिति बना चुका है। नेपाल की सरकार भी चीनिया हितों को नेपाल में सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है, और मुख्य रूप से चीनिया हितों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है कि वह भारत का प्रभाव कम करना चाह रहा है। और यह खास करके केपी शर्मा ओली के आंतरिक इच्छा है कि किस तरह भारत का प्रभाव कम हो, और यही कारण है कि उनके सामने चीनी नेता इस तरह नाम बदल कर बोले, लेकिन प्रधानमंत्री ने चू शब्द नहीं बोला। यहाँ पर चीन मामलों के जानकार अनुसार चीन नेपाल सरकार को अपने प्रभाव में लेकर एन केन प्रकारेण कुछ ऐसा समझौता करना चाहता है जिससे नेपाल को चीन के भू राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति का केंद्र बनाया जा सके, नेपाल को चीन पर निर्भर बनाया जा सके। सगरमाथा संवाद में जो कुछ भी हुआ है वह नेपाल में चीन के बहुआयामिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। वह दबाव की कूटनीति को प्रयोग कर नेपाल को अपने भारत विरोधी राजनीतिक भू आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाना चाहता है। पर हैरानी की बात यह है कि अब तक नेपाल द्वारा CROG के इस कूटनीतिक अमर्यादा पर कोई विरोध दर्ज नहीं कराया गया है, और न ही विदेश मंत्रालय द्वारा कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। ये देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि अभी तक जो नाम चेंज हुआ है, जो उन्होंने चाइनीज नाम रख दिया है, उस पर न तो हमारे राष्ट्र भक्त प्रधानमंत्री के यहाँ से कुछ
खंडन आया है, और ना ही ये हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू देवपा राणा जो अपने को दिखा रहे हैं कि हम भारत के बहुत करीबी हैं, उनके तरफ से भी कोई चू शब्द नहीं लिखा गया है। और तो और आइए कि नेपाल के राष्ट्रभक्ति मीडिया वालों, जिसको कि राष्ट्रीयता का भूत जिस पर सवार रहता है, तो वह राष्ट्रीयता का भूत केवल भारत के विरोध में रहता है। अब उसका माउंट एवरेस्ट अपहरण हो गया, उसका सगर माथा अपहरण हो गया, लेकिन मीडिया के तरफ से कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत एक दो मीडिया कुछ जरूर प्रश्न उठाए हैं, लेकिन वो भी दबी जुबान से उठाए हैं। दोस्ती के संदर्भ में एक प्रसिद्ध चीनी कहावत है, आप इसको थोड़ा सुनिए, जिसे नेपाल के नीति निर्माताओं को समझना आवश्यक है। चीन के लोग या तो सिर्फ अपने आप से दोस्ती करते हैं या फिर अपना स्वार्थ देखकर, अन्यथा वह दोस्ती नहीं करते, दोस्ती का ढोंग करते हैं। इस प्रसिद्ध चीनी कहावत के आलोक में तो चीन नेपाल के साथ तो दोस्ती नहीं बल्कि दोस्ती का ढोंग करता नजर आ रहा है, और छद्म दोस्ती के इस दलदल में नेपाल धीरे धीरे फंसता जा रहा है। नेपाल सरकार तथा नीति निर्माताओं को चीन के इस कूटनीतिक षड्यंत्र के प्रति समय रहते सावधान होना पड़ेगा, अन्यथा चीन की दोस्ती जो श्रीलंका, मालदीव्स और बांग्लादेश में देखी गई है, ठीक उसी तरह चीन नेपाल को भी अपने जाल में फंसा लेगा। अब आपको बता दें कि चीन का यह पुरानी आदत है। अब जैसे आप भारत के अरुणाचल में जाकर देखिए तो बहुत क्षेत्र को वो चीनी नाम रख देता है और वो कहने लगता है ये भारत का नहीं है, ये हमारा नाम है। लेकिन वहां पर चीन को जवाब देने के लिए भारत सरकार तैयार है, और भारत इस तरह जवाब देती है कि वहां वो चीन कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए नेपाल सरकार को अब तक चाहिए था कि इस पर कुछ न कुछ स्पष्ट करे। आखिर आपके सामने, आपके घर में आकर आपको अपमानित करके चीनी नेता चला गया, लेकिन आप आज क्यों शब्द नहीं बोल रहे हैं? तो आपकी क्या राष्ट्रीयता है? तो क्या यह राष्ट्रीयता, स्वाधीनता केवल भारत के लिए है, भारत से दिखाने के लिए है? ये केपी शर्मा ओली को जवाब देना पड़ेगा, ये डॉक्टर आरजू राणा को जवाब देना पड़ेगा कि आपके उद्घाटन समारोह में चीनी नेता ने माउंट एवरेस्ट को कैसे अपना नाम से दबोच लिया, और उसने सगरमाथा नाम का एक बार भी उच्चारण नहीं किया। इसको आप क्या कहते हैं? उसका दादागिरी, ये चीन की दादागिरी है। ये प्रष्ट रूप से माउंट एवरेस्ट पर कब्जा करने की उसकी तैयारी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि माउंट एवरेस्ट के पीछे वाला जमीन, उत्तर साइड का जमीन चीन पहले से ही दखल किए हुए है, और उसी को छिपाने के लिए अब चीन सगरमाथा नाम हटा दिया है और विश्व को संदेश देना चाह रहा है कि माउंट एवरेस्ट सगरमाथा नहीं है, चोमोलुंगमा है, यानी कि वह चीन का माउंट एवरेस्ट है और वह नेपाल का नहीं है। यह इतना बड़ा बेइज्जत हमारे केपी शर्मा ओली क्यों सहे हैं? अगर केपी शर्मा ओली भले ही सह लें, बर्दाश्त कर लें, लेकिन नेपाल की जनता को जवाब चाहिए कि हमारे घर में आकर उसने क्यों हमको अपमानित किया, चीनी नेताओं ने क्यों अपमानित किया। इसका जवाब नेपाल सरकार को मांगना ही पड़ेगा। मित्रों, आपके समक्ष मैंने यह प्रस्तुति
रखी। आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करावें और हमारा चैनल हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।